नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, ये सभी को पता है। यही कारण है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़े हैं, इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है। गुरुवार को आए सभी एग्जिट पोल के नतीजे किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं। इससे केवल एक लाइन जरूर दिख रही है। कुछ एग्जिट पोल बीजेपी को तो कुछ एग्जिट पोल कांग्रेस को सरकार बनाते दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर ये है कि सभी एग्जिट पोल के आंकड़ों के विश्लेषण से जो तस्वीर बन रही है वो बीजेपी के लिए बहुत उत्साहजनक नज़र नहीं आ रही है। इन 5 राज्यों के चुनाव की अगर बात करें, लोकसभा चुनावों तक कांग्रेस से अगर बीजेपी को पार पाना है तो उसे अपने टेस्टेड फार्मूले में कुछ बदलाव करना होगा, क्योंकि अब वो फार्मूला टेस्ट में उतना कारगर साबित हो नहीं रहा है। यह बीजेपी के लिए संकेत भी है और संदेश भी है कि पार्टी अपने आप में बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर ले, नहीं तो फिर स्थितियां परिस्थितियां उसके अनुरूप नहीं होने वाली हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। ये इन चुनावों से बहुत सारे संदेश इन चुनावों से हमें मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी को यही नसीहत, ये जो अब तक के एग्जिट पोल आए हैं और यही एग्जैक्ट पोल में अगर बदलते हैं तो ये अपने आप में एक अलग तरीके का संकेत और संदेश देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो सेमीफाइनल जिसे कहा जाता है, हर बार ये कहा जाता है 5 राज्यों के चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जाता है, लेकिन पूर्व के अगर अनुभव हों लिए जाएं तो वो जो सेमीफाइनल का रिजल्ट था वो फाइनल में तब्दील नहीं हुआ। लेकिन इस बार सभी दावा कर रहे हैं कि अलग जो सेमीफाइनल है बहुत कुछ फाइनल को प्रभावित करेगा और फाइनल मैच में क्या भारतीय जनता पार्टी को लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं क्या 2024 में, क्योंकि 5 राज्यों के जो एग्जिट पोल से बीजेपी को या बीजेपी के लिए 2024 की राह कठिन नज़र आ रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में बस 2 ही दिन बाकी हैं और उससे पहले आए एग्जिट पोल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए नए रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जहां कांग्रेस के लिए एग्जिट पोल 2024 की राह आसान कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ा रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी में तगड़ी टक्कर है, तो छत्तीसगढ़ और एक तरीके से छत्तीसगढ़ में बीजेपी को कांग्रेस पछाड़ती दिख रही है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस मुश्किल में दिख रही है। तेलंगाना में कांग्रेस बीजेपी से कहीं आगे नजर आ रही है। इसमें 5 राज्यों के एग्जिट पोल 24 से पहले क्या संदेश दे रहे हैं, मंथन आज इसी मुद्दे पर। पांच राज्यों के एग्जिट पोल को शायद अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए, सभी बीजेपी को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हार्ड कोर जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से या धर्म की राजनीति से अब देश की जनता शायद अब उनकी तरफ रुख ना करे। यूं भी कहा जा सकता है कि अब जनता का मन भर चुका है। देश की जनता हिंदू हितों की बात तो चाहती है, पर वहीं आकर सुई अटकना नहीं चाहती कि वहीं आकर सिर्फ आकर सुई वहीं पर अटक जाए। दूसरे धर्मावलंबी हैं, धर्मावलंबियों को भी नुकसान ना हो, तकलीफ ना हो। जब धर्म के नाम पर अति होने लगती है तो मध्यमार्गी वोट पार्टी से किनारा करने लगते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ही नहीं, बंगाल, हिमाचल और कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में भी इसकी झलक हम देख चुके हैं। इन विधानसभा चुनावों में भी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया, सफलता नहीं मिली। यही हाल है कि इस बार भी राजस्थान में कन्हैया लाल मर्डर केस, तमाम दंगों का जिक्र हुआ, यहाँ तक कि 2008 के दंगे बीजेपी निकाल कर लाई, लेकिन उस तरीके से उसको सफलता मिलती नज़र नहीं आ रही। तेलंगाना में भी पार्टी ने कट्टर हिंदुत्व वाला कार्ड 2 साल पहले से खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन उससे उस तरीके से फ़ायदा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में मामला बीजेपी और कांग्रेस में खुद को अपने को बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ के चलते बीजेपी के पक्ष में नकारात्मक प्रचार नहीं गया। शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती दिख रही है। अगर इन एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता हम देखें तब। इसी तरह
जातिगत वोटर्स का रवैया साफ दिखा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना का वादा करने के बावजूद कांग्रेस को ओबीसी वोट बीजेपी की तुलना में कम मिलते दिख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के उत्थान के पीछे अगर हिंदुत्व रहा है तो बीजेपी के विस्तार के पीछे उसकी कल्याणकारी योजनाएं और ओबीसी का एक बहुत बड़ा बैकअप रहा है। शायद यही कारण है कि केंद्र सरकार ने मुफ्त जो खाद्यान्न योजना है उसको अगले 5 साल के लिए बढ़ाया है, पर शायद 2024 में बीजेपी को अपनी राह बदलने पर अब मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जो अब तक चौथे नंबर की पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी बन रही थी, राहुल गांधी जो लगातार जनता के मुद्दों को आधार बनाकर सरकार को घेर रहे थे, बीजेपी जिन्हें लगातार इग्नोर समझ रही थी, इग्नोर कर रही थी, इग्नोर मार रही थी, उनकी चुनाव लड़ने की रणनीति और मुद्दों ने एक बार फिर कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिश की और जिंदा कर दिया है। बीजेपी को दक्षिण राज्यों में धूल चटाते हुए हिंदी हार्टलैंड कहे जाने वाले राज्यों में भी कांग्रेस ने एक तरीके से मजबूत दस्तक दी है, या यूं कहें कि मजबूत चुनौती खड़ी कर दी है। कुल मिलाकर अगर चुनौतियों की बात करें तो हमारी टीवी स्क्रीन पर, आपकी टीवी स्क्रीन पर वो चुनौतियां हैं जो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाली हैं। धर्म और जाति के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी, ये बड़ी चुनौती है। आरएसएस भी ये कह चुका है कि भाई एक चेहरा और यही एक मुद्दे पर मामला बनेगा नहीं, केवल वेलफेयर स्कीम और विकास की राजनीति चलेगी। ये भी एक चुनौती की बात है और ये चुनौती उसको स्वीकार करनी होगी। ब्रांड तभी चलेगा जब लोकल आउटलेट्स शानदार होगा, यानी मोदी के साथ साथ जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनको भी मजबूत होना चाहिए। फाइनल जीतना है तो सहयोगियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। राज्यवार सहयोगी तो हैं, बहुत 38-40 हैं एनडीए के साथ में, लेकिन बहुत सारे चीज़ें हैं। तेलंगाना के एग्जिट पोल के अनुसार अब दक्षिण का किला भेदना बीजेपी के लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव सा दिख रहा है। अपनी परंपरागत राजनीति को बीजेपी को बदलना होगा और इसी के अनुसार अब चलना होगा। ये कुछ चुनौतियाँ हैं, कुछ सुझाव जैसी ये चुनौतियाँ हैं जो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। अब राज्यवार अगर देखें, इस बीच ओबीसी को लेकर लगातार चर्चा और परिचर्चा हो रही है, लेकिन इसमें एक बात देखने को आई है कि जो क्षेत्रीय दल हैं अगर वो बीजेपी के सामने ओबीसी कार्ड को खेलते हैं तो उन्हें ज़्यादा लाभ हो जाता है। इसके बनस्पत कांग्रेस को उस तरीके से वोटों में ओबीसी का लाभ होता दिख नहीं रहा है। तो अगर देखें, नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी रैलियां की, बहुत सारी चीज़ें की। मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो एक बार राज्यों का जो पोल साफ पोल है, यानी एवरेज है, औसत है, वो हम स्क्रीन पर लेकर आते हैं। राजस्थान को अगर देखें तो बहुत सारे सर्वे अलग अलग तरीके की बातें कह रहे हैं, लेकिन अगर 5-6 सर्वे की बात हम करें तो ओवरऑल राजस्थान में जो एवरेज सीट है वो आप देखें तो जो 6 हमारे पोल हैं उनका जो पोल साफ पोल है वो आपके सामने है। और बीजेपी एवरेज अगर सभी का निकाला जाए तो बीजेपी को 101 सीट यानी बहुमत और कांग्रेस को 95 सीट यानी कांग्रेस पार्टी बहुमत से पीछे रह जा रही है। हालांकि अलग अलग तरीके के अपने सब सर्वे हैं, बहुत कुछ जो सर्वे हैं, एजेंसीज़ हैं, वो कांग्रेस पार्टी को त्रिशंकु विधानसभा के रूप में भी दिखा रही हैं कि राजस्थान का है। एबीपी सी वोटर 94 से 114 बीजेपी और 71 से 91 कांग्रेस को वहाँ वो दिखा रहे हैं। इसी तरीके से आपके सामने इंडिया टीवी सेनेक्स का सर्वे है, वो 80 से 90 बीजेपी को और 94 से 104 कांग्रेस को दिखा रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे आंकड़े आपके पास 6 जो पोल्स हैं उनका एक पोल हम आपके सामने रख रहे हैं। तो एवरेज बहुत कांटे का मुकाबला राजस्थान में नज़र आ रहा है और 5-10 सीटें इधर उधर होती ही हैं, चाहे जितना आप पोल्स को करें। एक दूसरा आंकड़ा आपको मध्य प्रदेश का हम दिखाते हैं। मध्य प्रदेश को लेकर सबसे ज़्यादा असमंजस है, कन्फ्यूज़न है। यहाँ भी 3 जो सर्वेज हैं वो कांग्रेस की सरकार बनाती नज़र आ रही हैं। जो एजेंसियां हैं वो सर्वे एग्जिट पोल में अपने सर्वे एजेंसियां कांग्रेस की सरकार बनाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो बाकी 3 हैं उनमें 2 बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिला रहे हैं, यानी 150 से 160 के बीच, 140 से 162 के बीच। आज तक माइक से इंडिया का सर्वे जो एग्जिट पोल है वो 140 से 162 बता रहा है। इसी तरीके से टुडे चाणक्य 151 से 160-62 तक बीजेपी को लेकर जा रहा है और जन की बात भी लगभग यही संकेत और संदेश बीजेपी के लिए दे रहा है। और इसका अगर एवरेज निकाला जाए
तो बीजेपी यहाँ सरकार बनाती नज़र आ रही है और औसत यही निकल रहा है कि 135 सीटों के आसपास बीजेपी टिकेगी, कांग्रेस 93 के आसपास रह जाएगी। ये आंकड़ा है पोल्स का। बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ का जो आंकड़ा आपके स्क्रीन पर हमारे सहयोगी लेकर आए हैं, छत्तीसगढ़ में ओवरऑल जो अलग अलग तरीके से अलग अलग एजेंसियों के जो सर्वे हैं एग्जिट पोल के, वो आपके सामने हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो एवरेज जो निकल कर आ रहा है उसमें 52 यानी 52 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं और 34 सीटें बीजेपी को। तो ये माना जा रहा है कि वहाँ मेजॉरिटी में सरकार बनाती नज़र आ रही है कांग्रेस पार्टी। अब सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाला नतीजा है वो है तेलंगाना का। वहाँ कहा जा रहा था कि बीआरएस बहुत अच्छा कमबैक कर रही, बहुत अच्छे तरीके से आ गई है। शुरुआत में बीआरएस पिछड़ती नज़र आ रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहाँ बहुत अच्छा करती नज़र आ रही है। अलग अलग सर्वे के अलग अलग नतीजे हैं। बहुत सारे सर्वे आज आ रहे हैं, बहुत सारे चैनल अभी थोड़ा सा उन्होंने धैर्य रखा, इंतजार रखा बहुत एग्जैक्ट देने के लिए। तो आज बहुत सारे सर्वे, जिस वक्त हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सारे सर्वेज इस वक्त आ रहे हैं। लेकिन अगर इसका भी देखा जाए तो हमने 6 एजेंसियों को लिया है और उसमें जो उसका औसत आ रहा है, जो औसत आ रहा है, एवरेज आ रहा है, वो कांग्रेस को 56 सीटें, यहाँ 119 सीटें हैं और बीआरएस को 41 सीटें, 15 सीटें हैं बीजेपी को मिलती नज़र आ रही हैं, अन्य 7। तो लगभग कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, या यूँ कहें कि सरकार बनाने के करीब वहाँ नज़र आ रही है। हाँ, तो कुल मिलाकर ये स्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ हैं। और जो मिज़ोरम में भी लगभग एमएनएफ और जो दूसरी क्षेत्रीय दल हैं वही सरकार बनाते वहाँ नज़र आ रहे हैं उनके सहयोग से। हालांकि ऐसा लग रहा है कि एमएनएफ की जो सरकार है वो कांग्रेस या अन्य दलों के सहयोग से वापस आ सकती है अगर कुछ सीटें कम पड़ी तो। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आज शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन जाति और धर्म को लेकर विधानसभा में काफ़ी हंगामा हुआ और जाति जो अनुपूरक बजट था उसको लेकर समाजवादी पार्टी के सदस्य पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो बजट है उसको धर्म के चश्मे से देख रही है बीजेपी की सरकार। अखिलेश यादव ने सदन में भी जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और कहा आपकी सरकार क्यों नहीं जाति जनगणना कराती, और उन्होंने एक बात बहुत एलानिया कहा कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अध्यक्ष महोदय, सरकार एफिडेविट दे रही है, मतलब ऐसा एफिडेविट हाई कोर्ट में लगा रही है सरकार कि जो रॉन्ग क्वेश्चन थे उसके हम 1 नंबर देंगे आपको। ये गलती किसकी थी? क्वेश्चन पेपर में रॉन्ग क्वेश्चन आ जाना किसकी गलती थी? मैं तो अपने जो जाति झंडा को मन ही मन में मांग करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अगर लॉलीपॉप मंत्री नहीं है आप लोग तो ये एफिडेविट जरूर पढ़ना। आप लोग ये एफिडेविट पढ़िए कि सरकार ने एफिडेविट क्या दिया है और उनकी मदद होनी चाहिए। उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रही है और एक बार लाठी नहीं खाए, एक बार अपमानित नहीं हुए इस लखनऊ में आकर के। कोई नेता पिछले बिरादरी का, पिछले वर्ग का नहीं बचा होगा जिसका दरवाजा उन्होंने नहीं खटखटाया। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने पीडीए का नारा दिया, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। तो कुल मिलाकर ये परिस्थितियां सामने आ रही हैं। लेकिन तेलंगाना के चुनाव को एक बहुत बड़ा सैंपल माना जा रहा है। जैसा कि अभी हमारे सहयोगियों से हमारी चर्चा भी हो रही थी कि तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जिसने कम से कम एक तरीके से ये ट्रेंड सेट किया है कि दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद तेलंगाना के मतदाताओं को भी विश्वास हुआ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर विजयश्री करने की क्षमता है, जीतने की क्षमता है, जीतने की इंस्टिंक्ट है कांग्रेस पार्टी के अंदर। और इसका असर ये हुआ कि वहाँ कांग्रेस पार्टी पिछली बार बहुत कम, बिल्कुल आसपास, वो 15-16 सीटों के आसपास थी और इस बार वो सरकार बनाती नज़र आ रही है। ये अपने आप में पॉलिटिकल पंडितों के लिए अपने आप में ये रिसर्च और एक तरीके से शोध का विषय है, क्योंकि ये एक ट्रेंड भी दिखाता है। अगर ये ट्रेंड दक्षिण के राज्यों में हालांकि है, ये जो उत्तर के राज्य हैं या हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ इस तरीके की ट्रेंड दक्षिण वाले उत्तर में सेट नहीं होते हैं, लेकिन ये एक संकेत है क्या 24 की राजनीति का, क्योंकि ये जो कर्नाटक
के बाद जो तेलंगाना एक प्रयोगशाला के रूप में एक जीतने का मादा जो कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है, और एक टीम वर्क के साथ में DK शिवकुमार, सिद्धरमैया ने, खड़गे ने मिलकर पूरा कर्नाटक का चुनाव जीता, मैनेज किया, और उसके बाद फिर यही टीम वहाँ पर पहुँची। खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनके नेतृत्व में DK शिवकुमार, सिद्धरमैया और पूरी टीम, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने बाद में उसमें एस दिया, और फिर अंत में जो सोनिया गांधी की जो अपील कि उन्होंने जो 12 साल पहले इस राज्य को बनाया था, उसको लेकर बड़ी भावुक अपील उनकी थी, और उसका भी असर चुनाव में देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये तेलंगाना को, हम बहुत सारे राज्यों, मध्य प्रदेश के आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं, राजस्थान में क्या होगा ये चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड में तो बीजेपी और कांग्रेस का बहुत तगड़ा मुकाबला होता ही है, और यहाँ एक दूसरे की सरकारें छीनने का मसला रहता है। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस अगर BRS से छीन लेती है तो ये बहुत बड़ा, बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि फिर ये कहा जा रहा था कि कर्नाटक जीतने के बाद दक्षिण का द्वार पूरी तरह बंद हो गया। मुझे लगता है असंभव हो गया दक्षिण में धंसना घुसना, और दक्षिण कांग्रेस के लिए बहुत हमेशा से बड़ा मददगार रहा जब पार्टी संकट में होती है। एक अपने आप में एक सैंपल साइज भी है। आप जिस तरह की स्थिति तेलंगाना में थी सीटों के लिहाज से, संगठन के लिहाज से कांग्रेस पार्टी की, उस तरह की स्थिति कमोबेश अगर 1 साल पहले राहुल गांधी की भर जोड़ो यात्रा के पहले देख रहे हो तो कांग्रेस भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति में थी। कमजोर पार्टी, कोई भाव नहीं दे रहा, बहुत कम लोकसभा सीटें, बहुत कम राज्यसभा में भी सीटें बची। एक ऐसी पार्टी, और उसके बाद फिर एक तरीके से कहा जा रहा था कि बीजेपी के लोग या विपक्ष के लोग, ये सत्ता पक्ष के लोग ये गिनवाते थे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में या राहुल गांधी की कैंपेन करते हुए कांग्रेस इतने चुनाव हारी है कि उनकी गणना ही करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अब चक्री उल्टा चलने लगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कॉम्बिनेशन है, अब एक तरीके से इससे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश जा रहा है। अगर तेलंगाना जीतते हैं तो पूरे दक्षिण में, और अगला संधान आंध्र प्रदेश होगा कांग्रेस का, उसके बाद फिर अन्य धीरे धीरे राज्यों की तरफ वो मजबूत होंगे जो उनका बेस वोट बैंक रहा है। और इसका असर जो अन्य राज्य हैं उनके चुनाव में उनके कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा कि कांग्रेस भाई जीतती है, अब कांग्रेस भी जीतती है, केवल बीजेपी ही नहीं जीतती, कांग्रेस भी जीतती है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू जुड़ गए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ग्वालियर मध्य प्रदेश से संजय सोनी साहब जुड़ गए हैं। आज इस कार्यक्रम में हमने जाने माने राजनीतिक विश्लेषकों और वरिष्ठ पत्रकारों को ही आमंत्रित किया है, चूँकि राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं और वो दावे करते हैं, करना भी चाहिए। जब तक अगर 3 तारीख नहीं आती है और सब कुछ आम नहीं हो जाता तो दावे करना लाजमी है। लेकिन हमारा चूँकि मकसद हल होता है, जो लोग फील्ड में रहते हैं, काम करते हैं, और एक न्यूट्रल छवि के लोग होते हैं और न्यूट्रल बात करते हैं। तो मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो राघवेंद्र सिंह राजू से हम मंथन की शुरुआत करते हैं। राजू जी, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि मोटे मोटे तौर पर जो हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस से मुकाबला कांटे का बीजेपी और कांग्रेस का है 3 में, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चुनाव जीतती नज़र आ रही है। मिजोरम में भी बीजेपी की दाल नहीं गल रही, वहाँ MNF और जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं वो भी कर रहे हैं। हालांकि MNF के साथ पिछली बार बीजेपी ने सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार MNF छिटक गई है। तो मेरा अपना मानना है कि क्या ये जो संकेत है ये बीजेपी के लिए कुछ सोचने पर मजबूर करता है क्या, अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में परिवर्तित हुए तो? नहीं, आपकी दुर्गेन जी दिखा रहे हैं कि एक एग्जैक्ट पोल एक पूर्वानुमान होता है, और ज्यादातर लोग जो एक सैंपल साइज होता है, कोई भी चैनल एक सैंपल साइज को लेकर के, और ये निश्चित तौर पर जो आप एग्जैक्ट पोल दिखाए हैं, मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मुद्दे थे, आपने जो बात कही थी हिंदुत्व राष्ट्रवाद का मुद्दा, तेलंगाना में 84% हिंदू समाज रहता है, और मैं समझता हूँ 12.5%, 12.3% करीब वहां पर मुस्लिम आबादी है, और 3.2% करीब अन्य समाज है, सिख है, ईसाई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का था, दुर्गेंद्र जी, एक बहुत बड़ी घटना थी जो आपने देखा 25 सितंबर 1990 को, जब सोमनाथ से माननीय हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री निकल रहे थे, उसके ठीक 1 महीने पहले हमारे
स्वर्गीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी का मंडल का जो है आयोग की मामला जो है तेजी से पकड़ा हुआ था। अब उस मंडल के उसमें आप जो आज देख रहे हैं स्थिति, आज भी वही स्थिति है जातिगत जनगणना को लेकर के। एक नेगा शिगुफा जो बिहार से नीतीश जी ने छोड़ा, और मैं समझता हूं उनका जो ठीक समय पर जो है जो उन्होंने बॉल डाली है, तो ज्यादातर जो लोग थे, काफी क्षेत्रीय दल जो थे, वो भी भ्रमित रहे कि आखिरकार होगा क्या। और आज का जो मतदाता बहुत खामोश हुआ है, मतदाता वोट बूथ तक जाने पर भी अपनी बात खुल करके नहीं बताता है, क्योंकि वो बहुत जागरूक हो चुका है। इसलिए ये निश्चित तौर पर है, तेलंगाना में 64% करीब मतदान हुआ है, ये भी बहुत कम है। और कुछ घटना आपने देखा था कि दिल्ली की घटना से वहां पर जो है, जो टीआरएस की बात आप चंद्रशेखर टीकी कर रहे हैं, उनका बेटी का नाम भी उसमें कहीं आया। तो ये तमाम जो मुद्दे थे, और खास तौर से जो सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार का, वो भ्रष्टाचार से ज्यादा बड़ा मुद्दा मैं समझता हूं इस बार मुद्दा बेरोजगारी का दुर्गेंद्र जी रहा है। मैं छत्तीसगढ़ भी गया, मध्य प्रदेश भी गया, और मैंने कई राज्यों में, राजस्थान भी गया, मैंने कई राज्यों में जाकर के इस बात को देखा कि जो मूलभूत मुद्दे थे, केवल लोग जो कुर्सी पाने और चोला का रंग बदल के, या सपा में है तो शाम को बसपा में है, फिर भाजपा में है, केवल किस तरीके से कौन नेताजी चुनाव जीतेंगे। लेकिन अब जनता भी जागरूक हो गई है, आप योजनाओं का पिटारा भी आपने खोला, तो ये भी बात सच है कि जो प्रभाव योजनाओं के पिटारा में, जैसे आपने बताया मध्य प्रदेश में अंतिम समय में जब शिवराज जी ने देखा कि ये मामला फंस सकता है, तो उन्होंने लाडली योजना को सीधा सीधा महिलाओं के वोट को प्रभावित करने का काम किया। ये निश्चित तौर पर बीजेपी ने लोकसभा में कैबिनेट में तुरंत पास किया था, आपने देखा पिछले उसमें कि तुरंत महिलाओं को 33% का हक और अधिकार दे दिया। ये कांग्रेस के समय से चल रहा था कि महिलाओं को उनका हक और अधिकार मिले, तब उसका विरोध होता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आगे आने वाला जो 2024 जिसकी आप समीक्षा भी इससे आधार पर कर रहे हैं, परिणाम तो कल के बाद परसों चौंकाने वाले होंगे। मैं नहीं समझता कि बहुत सारे जो चैनल दिख रहे हैं 160 सीटों तक स्वीप कर रहा है, ऐसा मैं नहीं दिखा रहा हूं कि बहुत बड़ा जादुई आंकड़ा जो लोग पेश कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि ये हो सकता है किसी दबाव में वो चैनल दिखा रहे हो, लेकिन अब मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, और तो तमाम चीजें आ रही हैं सामने। आने वाले समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को मान के चलती है कि उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि का 22 जनवरी को आप देख रहे हैं कि शुरुआत है उसका, इसके बाद कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, इस सब हिंदुत्व कट को तो गर्म किया जाएगा। साथ में ये भी बात समझ लीजिए कि मंडल वाला जो मामला आ रहा है, जो दलित तो अति दलित तो पिछड़ा वर्ग, इनको जो तरीके से राघवेंद्र जी तमिलनाडु में राघवेंद्र जी, वहां के चीफ मिनिस्टर स्टालिन साहब ने बीपी सिंह साहब की प्रतिमा लगा दी, और उसके प्रतिमा के अनावरण के वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह के परिवार को बुलाया, और अखिलेश यादव भी गए थे वहां। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, और सही बात यह भी है कि जो दुर्गेंद्र जी इंडिया जो गठबंधन है, कुछ सबसे इस बात पर जरूर है कि इंडिया गठबंधन ने जो प्रारंभिक तौर पर अपनी, जब लोकसभा का सत्र चल रहा था, जिस तरीके से मीटिंगें की थी, लेकिन जो चीज मध्य प्रदेश में दिखाया, और मध्य प्रदेश में 6-7 सीटों के तालमेल की बात थी, वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी चाहते भी थे कि अखिलेश जी के साथ गठबंधन बना है, लेकिन मैं समझता हूं कुछ राजनीति में बहुत सारे चीजों का लोग बुरा और आंकड़ा करते हैं। हो सकता है कमलनाथ जी आज भी मैं समझता हूं उनके चेहरों पर मुस्कान है, तो ये उनके मुस्कान मैं नहीं समझता हूं कांग्रेसियों के चेहरे पर, कई लोग हमारे जानने वाले लोग हैं, उनके भी चेहरों पर मैं देख रहा हूं, कह रहे नहीं साहब जो एग्जैक्ट बोल दिखा रहा मैं उस अखाड़े को नहीं मानता, ये तो शतरंज का दौर है, कल कुछ और था, प्यांदा कुछ और आज पड़ेगा, दिखाई देगा। लेकिन दुर्गेंद्र जी निश्चित तौर पर है कि तमाम जो मुद्दे थे जिनको लेकर के समझ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी भी मानती थी, भ्रष्टाचार का लारी लाए, लेकिन वो लारी का मैं नहीं समझता हूं, बहुत जगह 3% 4% चर्चा में वो बात रही होगी, लेकिन सबसे बड़ा महंगा मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, भ्रष्टाचार से बढ़कर के आपने जो मुद्दा देखा महंगाई के बाद सबसे बड़ी पेंशन वाली बात भी थी, जो कर्मचारियों के पेंशन की बात आप जो बता रहे थे, तो पेंशन वाली बात भी थी, तो पेंशन की बात को भी तमाम जो कर्मचारी, ठीक है, बहुत सारे मुद्दे राघवेंद्र जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं। वास्तव में मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन
मध्य प्रदेश का मसला बहुत उलझा हुआ नज़र आ रहा है, राजस्थान का बहुत उलझा हुआ नज़र आ रहा है, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ बहुत साफ डायरेक्शन में नज़र आ रहा है। लेकिन 2024 किस डायरेक्शन में जाएगा? क्या जो 5 राज्यों का चुनाव है इससे कोई डायरेक्शन मिलेगा क्या? ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ गए हैं और सवाल यही कि क्या ये जो 5 राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल हैं क्या एग्जैक्ट पोल में होंगे, और जो डायरेक्शन दिख रहा है इन एग्जिट पोल में क्या ये 2024 के लिए बीजेपी को कोई नसीहत दे रहा है क्या? क्योंकि दक्षिणी जो राज्य हैं वहाँ तो पूरी तरीके से ये कहा जा रहा था कि दक्षिण का द्वार कर्नाटक है वो बंद हो गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि दरवाजे बंद करके कांग्रेस पार्टी और जो अन्य विरोधी दल हैं भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चाबी सागर में फेंक दी। अब खुल नहीं सकता मामला। बहुत ही गंभीर स्थितियां बीजेपी के लिए साउथ में है। लेकिन हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी हमेशा बहुत अच्छा करती रही है। हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी का परचम लहराता रहा है और मुद्दा रहा है हिंदुत्व। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाहे राजस्थान हो चाहे अन्य जो राज्य हों वहाँ हिंदुत्व का कार्ड पूरी तरीके से खेला गया, भ्रष्टाचार की बात की गई। लेकिन इस पर क्या बहुत सारे मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के मुद्दे क्या भारी पड़े, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक और मेहमान शशिकांत त्रिवेदी साहब भोपाल से जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लगातार हमारे साथ शामिल रहते हैं चर्चा में। मैं संजय सोनी, वरिष्ठ पत्रकार, ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं संजय जी के पास जाऊंगा। संजय जी, मध्य प्रदेश को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है इस देश में। 3 एग्जिट पोल कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसी तरीके से पाला छू के सरकार बना लेगी, और 3 कह रहे हैं कि कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। आप चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग में आप हैं और कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण एरिया यहीं रहा, यहीं से पिछली सरकार बनी है और यहीं इस बार भी दारोमदार है। क्या जमीनी स्थिति, क्या परिस्थिति? संजय सोनी। अनम्यूट करिए संजय जी अपने आप को। जी, मैं भोपाल से जुड़ा हूं। मैं करेक्ट कर लेता हूं, आप भोपाल से हैं, संजय जी भोपाल से हैं, करेक्ट कर लिया जाए। जी जी। अब सरकार के जो दावे हैं, इस दावे पे बात की जाए तो ये कहा जाएगा कि खास तौर से जो भी सर्वे आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अगर 3-4 प्रमुख सर्वों को देखा जाए तो उस सर्वे में 2-3 उनको दिखा रही, 2 भाजपा को, 2-3 कांग्रेस को। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो है सरकार की, वो जरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदेमंद है, और इस फायदे का सीधा सीधा लाभ कांग्रेस को मिलते दिख रहा है। और मैं समझता हूं कि सारे अनुमान इस बार फेल हो जाएंगे, क्योंकि इस बार अनुमान की कोई ऐसा जिक्र, ऐसा कोई सिरा नहीं मिल रहा है कि कोई अनुमान की बात कही जा रही हो और इस अनुमान से कुछ तय हो रहा हो। तो मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा मामला कठिन है किसी भी तरह के अनुमान पे चर्चा करना। नहीं संजय जी, ये जो बहुत सारे चैनल, जैसे मैं देख रहा हूँ टुडे चाणक्य, वो कह रहा है 160 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, कांग्रेस की बिल्कुल लुटिया डूब जा रही है। आज तक और जो माई एक्सेस इंडिया है वो कह रहे हैं 140 से 162 सीटें। ये किस तरह, क्या चीज़ें, क्या ज़मीनी हकीकत इस तरीके की है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई लाडली बहना योजना ने बिल्कुल बम बम कर दिया, मामा की जय जय कर दी है। नहीं, ये सही है कि अभी तक एंटी इनकम्बेंसी जो लाडली बहना आने के पहले देखा जा रहा था, तो सरकार बहुत एंटी इनकम्बेंसी के दौर से गुजर रही थी, और ये माना जा रहा था कि सरकार इस बार एंटी इनकम्बेंसी, सरकार की कुछ योजनाएं जो समय पे पूरी नहीं हुई, और कई तरह के जो लंबे समय से सरकार साथ में काम कर रही है, जनता भी बदलाव की ओर बात कर रही थी। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें, मुझे लगता है कि गेम चेंजर के रूप में साबित हुई लाडली बहना योजना। और आप इसको आज अगर बीजेपी गदगद है तो लाडली बहना योजना के कारण गदगद है, और इसकी खुशी का कारण, मैंने कई मंत्रियों से बात हुई, कई लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि ये हमारे लिए वाकई गेम चेंजर है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो सरकार के खिलाफ माहौल था अभी तक 18 साल की सरकार के,
खिलाफ सबसे ज्यादा अगर कोई खिलाफत थी तो इस बार थी। तो मुझे लगता है कि इस बार अगर कोई बीजेपी की नैया पार लगाएगा तो लाडली बहन आयोग। नहीं, उसमें उसमें संजय जी उसमें एक दो तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं भाई। सारे लोगों को तो करीब 1 करोड़ 24-25 लाख महिलाएं हैं वहाँ पे, जो महिला वोटर, जैसा मेरे पास जानकारी है, आप कुछ गड़बड़ हो संशोधित कर दीजिएगा। उसमें आधे लोगों को मिल पाया, तो जिनको नहीं मिला वो जाहिर सी बात है कि वो जिस तरह जिनको मिला उस तरह को तो वोट करेंगे नहीं। तो ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग लग गया उनके हाथ में जो बिल्कुल दनादन, या फिर जो एग्जिट पोल करने वाले लोग केवल उन्हीं लोगों से मिल गए हैं जिनको मिला है और वो कह रहे हैं कि बहुत क्रांति आ गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इसके कई तरीके हैं। आप जैसे मान लीजिए बहुत अपर लेवल पे जो लोग हैं, जो मिडिल लेवल पे और अपर लेवल पे जो लोग हैं, उनको लाडली बहन का लाभ चाहिए भी नहीं था। तो मुझे लगता है जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो बहुत मीडियम वर्ग के लोग हैं, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए था और वो लाभ के अधिकारी भी हैं। जैसा सरकार कह रही है कि हमने सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए कहा था, तो वो किया। तो वो अगर कहते हैं कि लाडली बहना सिर्फ हम उन वर्ग को दे रहे हैं जिसको वाकई आवश्यकता है, तो उस वर्ग को तो लाभ मिला है। वो आंकड़े 1.25 करोड़ हो या जो भी आंकड़े हैं, उसको बात अलग है, मगर उससे एक माहौल तो बन गया सरकार के पक्ष में। ठीक है। मैं शशिकांत त्रिवेदी के पास जाऊंगा। त्रिवेदी जी, आपका विश्लेषण बिल्कुल अलग रहता है। अगर कोई कहता कि भाई दक्षिणी ध्रुव में इस बार ऐसा होने वाला, तो आप कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, उत्तरी ध्रुव में होगा। क्या देख रहे हैं मध्य प्रदेश का जो मसला है? मैं आपके विश्लेषण को बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं। ये मध्य प्रदेश को लेकर मैं पहले आपसे बात कर लूं, क्योंकि वहाँ तो ऐसा मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि दिल्ली में बैठे लोग या जो जितने भी पॉलिटिकल लोग वो चर्चा कर रहे थे, बीजेपी वाले छोड़ के, बीजेपी वाले भी अंदर खाने से कह रहे थे कि वहाँ मामा तो गए हो, मामला बन नहीं रहा वहाँ। लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट कांग्रेस पार्टी भी मध्य प्रदेश को लेकर थी, बड़े बड़े आंकड़े गिनाए जा रहे थे। लेकिन ये जो एग्जिट पोल है, इन्होंने तो ज़मीन ही घसीट दी बिल्कुल कांग्रेस के पैरों से। देखिए, 2-3 चीजें हैं, मैं आपको बता दूं। त्रिवेदी जी, ये है कि जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी बहुत धीमी आ रही। दर्शक का काम इतनी आवाज़ में चलेगा नहीं, थोड़ा सा और जोर से। अच्छा ठीक है, मैं और जोर से बोलता हूँ जी। क्या है कि जो चुनाव होते हैं उनमें भारत में जो आप पैटर्न देखेंगे जी, तो ज्यादातर हम लोग नेता चुनते नहीं है, हम लोग नेता उतारते हैं कुर्सी से। हमारा ये एक पैटर्न होता है जी, कि जो बैठा होता है हम उसको उतारते हैं, चुनते नहीं हम किसी को। चुन करके हम नहीं भेजते कि शशिकांत जी को जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो वोटर होता है वो जब तक गुस्से में वोट नहीं देता, जी, जब उसको गुस्सा आ गया है, जैसे कि 2003-4 में जब हुआ था, जब उमा भारती ने एक कैंपेन चलाया और भारतीय जनता पार्टी की वो पोस्टर गल थी और दिग्विजय सिंह सरकार के खिलाफ जो पब्लिक का गुस्सा था, खासकर सड़कों और बिजली को लेकर के, वैसा गुस्सा शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ कहीं नहीं था। जी, हाँ, उसकी वो डिग्री वो नहीं थी। गुस्सा था लेकिन डिग्री वो नहीं थी। गुस्सा था महंगाई को लेकर, गुस्सा होगा यूरिया को लेकर, गुस्सा होगा बेरोजगारी को लेकर, और गुस्सा होगा डीए को लेकर, गुस्सा होगा सैलरी नहीं मिलने को लेकर के। यानी मतलब बहुत सारे गुस्से, मल्टीपल जब गुस्से होते हैं तो डिग्री वो नहीं रहती है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि जो सर्वे है, सर्वे का जो सैंपल है, 5,62,00,000 मतदाता थे। 75%, 76% अगर हम वोट देखें तो वोट डली हैं करीब 4,27,00,000। तो उसमें आपने कितने वोटर्स को टच किया है, तो ये सर्वे बहुत अच्छे हैं। अगर इनका सैंपल साइज बहुत बड़ा है, क्योंकि सांख्यिकी एक बाकायदा विज्ञान है, गणित है, उसमें बहुत अंदर तक जाना होता है। बहुत सर्वाधिक सैंपल साइज 38 से 40 हजार है। इसके अलावा हमें कोई बड़ा, इससे ज्यादा बड़ा सैंपल साइज नहीं दिखा मुझे। तो वो भी 38 से 40 हजार एक जगह का नहीं होगा, वो मतलब सारे मध्य हाँ, प्रदेश पूरे सर्वे का, पूरे सर्वे तो एक सीट का जो साइज है वो क्या है। फिर दूसरी सांख्यिकी मैंने खुद स्टडी किया है, एक मैं नाम नहीं लूंगा। एक सीट पर जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसको पिछले बार 51% वोट मिले थे, उसके कंपैरिजन में बीजेपी के उम्मीदवार को 27% वोट मिले थे। अभी दोनों को बराबर फिर से दोनों ही पार्टियों ने उन्हीं को टिकट दी है।
तो क्या भारतीय जनता पार्टी का वो उम्मीदवार जिसे आपने दोबारा टिकट दी है 27% के गैप को कवर कर पाएगा? ये बात सर्वे के जो सांख्यिकी विशेषज्ञ लोग हैं, क्या उन्होंने इस बात को कंसीडर करके उस सीट को जिताने का कहीं टिक लगाया है कि नहीं ये जीत जाएगा? यानी 27% का गैप कवर करना बहुत बड़ी बात होती है किसी बीजेपी के कैंडिडेट के लिए या किसी कांग्रेस के कैंडिडेट जी। तो ऐसी मैंने कई सीट का सैंपल देखा, उसमें बहुत बड़ा बड़ा गैप है जहां कांग्रेस जीती थी पिछले बार। तो उस गैप को कवर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी या इन चैनलों ने कुछ नहीं किया है। मतलब मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई बड़ा भारी काम हुआ हो। दूसरी बात क्या है कि ये जो सरकार आई है 2018 में, वो आई थी संक्रमण काल में, उस समय भयानक स्थिति थी, कोविड की शुरू हो चुकी थी। तो 2022-23 से तो कॉलेज और स्कूल खुले हैं और चुनाव आ गया है, लोगों ने नौकरियां जाना शुरू किया, मुश्किल से 1-1.5 साल हुआ है। तो सरकार ये दावे कर रही है कि उसकी इंडस्ट्री ग्रोथ 24% हो गई है, बेरोजगारी कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, और खेती सारा मतलब सिंचाई इतनी कर दी कि पहाड़ भी डूब गए हैं और सब कुछ हो गया है। तो ऐसा हुआ नहीं, 1 साल में आप कर नहीं सकते। हाँ, सिंचाई वाला बड़ा दावा लोग करते हैं। हाँ, मतलब 47 लाख में, तो मैंने कहा क्या पहाड़ वहाड़ सब डुबा दिए, क्या कर दिया जी? जितनी खेती नहीं है उतना आपने सिंचाई कर दी। तो क्या है कि ये एक और जो बार बार सब लोग कह रहे हैं कि लाडली बहना बहुत क्या कहते हैं उसको, गेम चेंजर, मास्टर गेम स्ट्रोक चेंजर है जी। तो पिछले बार भी संबल योजना इनकी गेम चेंजर थी। और मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे एक वरिष्ठ अधिकारियों में 2 के बीच में झगड़ा हुआ, तो जो पैसे देने वाला अधिकारी था उसने मुख्यमंत्री या किसी जो भी नेता रहे होंगे मीटिंग में ये कहा कि देखिए चुनाव का वक्त है, पैसा संभाल करके रखिए, सब खर्च मत करिए। तो इस पर से दूसरे अधिकारियों के बीच में शायद कुछ तनातनी हुई होगी, और बाद में फिर वो संबल योजना लॉन्च हुई और वो अधिकारी रुष्ट रहा। इस तरह की बातें सब पत्रकारों को पता चलती रहती हैं। तो क्या है कि ये जो गेम चेंजर होता है ये नेता लोग प्लान नहीं करते हैं, ये अधिकारी लोग प्लान करते हैं, जो कि चुनाव ना हारते हैं ना जीतते हैं। उन्हें बिल्कुल मतलब नहीं होता है आप हारिए या जीतिए, उनकी नौकरी 60 साल 62 साल जितने भी साल है वो बनी रहती है। तो गेम चेंजर वो कह देते हैं कि सर ये लॉन्च कर दीजिए, गेम चेंजर है, आप देखिए आप जीत जाएंगे, और आप हार गए तो वो दूसरे के पास जाके बैठ जाते हैं वहीं पर, और उसके वो अपना सेक्रेटरीट जो भी होता है वो सब संभाल लेते हैं। उनको फिर आपको पूछते भी नहीं है, फिर पर्ची लेके भी घुसने नहीं देते अंदर जी। तो ये तो पॉलिटिशियंस को सोचना होता है कि क्या गेम चेंजर है और क्या गेम चेंजर नहीं है, कौन से अच्छे सलाहकार हैं आपकी या नहीं है। तो ये सब सर्वे में ये बातों पर क्या ध्यान दिया गया है, क्या इन लोगों ने पता किया है कि वाकई 1900% जीडीपी बढ़ी है तो नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड किया जाना चाहिए, अखबारों को चैनलों को करना चाहिए कि इतना बड़ा तो उदाहरण कहीं है ही नहीं दुनिया में, पूरे सौरमंडल में भी नहीं है। तो कुल मिलाकर की बात ये, हाँ कांग्रेस के पास पिछले बार एक ट्रम्प कार्ड था, वो था किसानों का कर्ज माफ करने का, जिसने वाकई कांग्रेस को वोट दिलाए थे, जो कि इस बार पूरे चुनाव कैंपेन में उनके पास कोई पोल प्लैंक नहीं था। ऐसा कुछ ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, ना कोई किसी वक्तव्य में आया, ना किसी मैनिफेस्टो में आया, सबने अपनी रामायण लिख दी मैनिफेस्टो की। तो कांग्रेस की तरफ से भी मैं ये कहूंगा कि उनके तरफ कोई एक पंच लाइन नहीं थी जिसको जो वोटर को अट्रैक्ट कर पाती जी। तो जो सर्वे इस आधार पर शायद कांग्रेस को उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला बिल्कुल नहीं आएगा। हो सकता है दोनों को ही बहुत कुछ कमी पड़ जाए, और वो कमी दोनों कैसे पूरी करेंगे ये हो सकता है कि सरकार बनने में वक्त लगे। क्या आप ये सारा कर रहे हैं कि हंग असेंबली हो सकती है वहां? हो सकती है, क्वाइट पॉसिबल। इसका मतलब बहुत इसको बहुत कांटे की टक्कर भी कह सकते हैं क्या इसको? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि क्या है आज देखिए, एक तो हमारे यहाँ समस्या है कि इस बार जो मुझे सुनने में जो बातचीत में करता रहता हूँ, जो चंबल बेल्ट है आपका पूरा और विंध्य रीजन है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों से लोग खफा हैं। और यदि 20 सीट दूसरों को चली गई, जाने का संभावना है नहीं, 10 से ज्यादा जा ही नहीं सकती, मैक्सिमम मैं 10 दे रहा हूँ, 220 में भी दोनों को बहुत शॉर्टेज आ जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में तीसरी पार्टी है नहीं कोई जी। तीसरी पार्टी यदि कोई भी आ जाए और वो अगर 20 सीट भी ले ले तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों किसी की मदद के बिना सरकार नहीं बना सकती। एक बहुत छोटे कर्मचारी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझसे कही थी, क्योंकि हम लोग सबसे बात करते हैं, बहुत काफी पुराना जो रिटायर हो जाएगा, उसने कहा भाई साहब आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये दोनों रीजन से यदि कोई पार्टी नहीं जीत रही है तो फिर वो सरकार कैसे बना रही है? तो मैंने कहा आपके कहने का मतलब क्या है? तो उसका कहना था कि जिस तरह अगर कोई सरकार उत्तर प्रदेश में हार रही है कोई पार्टी, तो केंद्र में सरकार नहीं बना सकती। तो ये दोनों रीजन में यदि हार रही है कोई पार्टी तो सरकार नहीं बना पाएगी। दोनों रीजन कौन कौन से हैं वो?
चंबल और आपका विंध्य रीजन में। अच्छा, तो बीजेपी यहाँ पिछड़ रही है क्या, ऐसी खबरें हैं क्या? वो जो सिटिंग के सरकार के बारे में वो कह रहा था, मतलब कर्मचारी तो नाराज जो है, ये हवा है दुनिया में, ओपीएस वगैरह को लेकर, इस तरह की चीजों को लेकर। हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम जरूर है कि कर्मचारी उसकी तरफ आकृष्ट हैं। लोगों का मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू होना चाहिए। बीजेपी के पास कोई काउंटर स्कीम नहीं थी। कांग्रेस के पास एक बहुत अच्छा प्लान है जो उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि हम 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे, जिसे उन्होंने बिल्कुल प्रसारित नहीं किया। बीजेपी ने कुछ भी उसका कोई काउंटर स्टेटमेंट या कोई मतलब वादा नहीं किया। रसोई गैस आपको जो है अभी 500 रुपए क्यों करना पड़ा, पहले क्यों नहीं कर दिया आपने, और अभी क्यों नहीं कर रहे हो, चुनाव होने के बाद क्यों करोगे? अभी तो आप सरकार में बैठे हो, केंद्र में भी आपकी सरकार है, आज ही से कर देना था, क्यों नहीं किया? त्रिवेदी जी, मतलब आप ये मान रहे हैं कि जो ये इतने बड़े बड़े मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री या बिल्कुल प्रचंड बहुमत, ये सब नहीं होने वाला है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, पहली बात पे आप आइए, रूल नंबर ए कि क्या पब्लिक ने गुस्से में कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया है? बिल्कुल नहीं दिया है। अगर गुस्से में नहीं दिया है तो आपको प्रचंड बहुमत बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो प्रचंड बहुमत इसलिए आया था कि बिजली से और खासकर सड़कों से, रोज हम भोपाल से इंदौर जाते थे। आप तो सुनकर आश्चर्य करेंगे कि मुझे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब वो नहीं बने थे, उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप इंदौर आ जाइए, पर मेरे घर में मेरी माँ ने मना कर दिया कि कुछ भी हो जाए तो इंदौर नहीं जाएगा, क्योंकि रोज हादसे होते थे। मैं उनसे मिलने नहीं जा सका, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो एक कोई महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करनी थी हमें। तो क्या है कि उस वक्त जो गुस्सा था पब्लिक में, विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते थे, रिजल्ट बहुत खराब आते थे, तैयारी नहीं होती थी, मरीज परेशान होते थे, 8 बजे बाजार बंद हो जाते थे, बिजली बिल्कुल नहीं थी, कुछ नहीं खरीद पाते थे, बहुत अफरा तफरी का माहौल था, इसलिए पब्लिक बहुत गुस्से में थी। इसके उलट शिवराज चौहान ने जिन परिस्थितियों का आपने जिक्र किया, शिवराज की सरकार ने कम से कम इन स्थितियों से मध्य प्रदेश को उबारा क्या, या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता क्या? नहीं, मैंने कहा ना, उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, इस पर बाकायदा गहन अध्ययन होना चाहिए। 1900% ग्रोथ और 24% इंडस्ट्री ग्रोथ पर, जिसमें 3 साल कोरोना के। चलिए, नोबेल प्राइज वगैरह का, नोबेल प्राइज वाला काम भले न किया हो, लेकिन सड़कें तो ठीक ही की होंगी। नहीं, सड़कें आपने 15 साल के लिए की थी, बाकी अब मैं कई सड़कों पे जाऊंगा तो कई सड़कें तो खराब मिलेंगी। मेरे मोहल्ले और आसपास की भोपाल की सड़कें बहुत खराब है, सोनी जी बता देंगे आपको। सड़कों की स्थिति तो थी, ठीक हुई, बिल्कुल अच्छी हुई। भोपाल इंदौर कुल मिला के मध्य प्रदेश में आप मान रहे हैं कि मुकाबला बहुत कांटे का, जैसा शिवराज चौहान कह रहे हैं कि कांटा लाडली बहनों ने निकाल दिया, अब कोई कांटे का नहीं है, तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कांटा निकला नहीं है, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। नहीं, देखिए, उसमें आपको एक आंकड़े पे जाना पड़ेगा। शायद लाडली बहनों की संख्या 1 करोड़ समथिंग है, 1 करोड़ 27 लाख किसान है, सॉरी 76% वोट गए तो 4 करोड़ 27 लाख वोट गिरे हैं। तो किसानों ने क्या आपको वोट दिए हैं, ये भी देखना पड़ेगा। अगर एक आपको सारी लाडली बहनों ने दे दी और किसानों ने आपके खिलाफ कर दिया तो आपके वो वोट 0 हो गए, फिर बाकी वोटों में से फैसला होगा। तो क्या है, ये आंकड़ों का, चूंकि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, तो आंकड़ों पे यदि कोई सर्वे कर रहा है तो वो पहले तो मुझे ये बताया कि क्या वो सांख्यिकी में उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तब वो बात करे। नहीं किया है तो अंदाज मारा है और कुछ नहीं है। ठीक है, एक सवाल छत्तीसगढ़ को लेकर आपसे कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर सर्वे ये लाइन दे रहे हैं कि भूपेश बघेल की सरकार बन रही है, लेकिन क्या बीजेपी वहाँ बहुत बेहतर नहीं कर पाई? वो क्या वजहें रही वहाँ पर? देखिए, क्या है, जब जनता ने उनको हटा दिया तो भूपेश बघेल की सरकार को 5 साल मौका दिया है। अगर वो उन्होंने काम अच्छा किया है, जैसा कि खबरों में सुनने में आता है, कुछ स्कीम्स उनकी बहुत अच्छी हैं, हालांकि कई समस्या है, नक्सलाइट वगैरह समस्याएं चलती नहीं है। अगर पब्लिक ने उनको एक चांस और दिया तो मुझे लगता है कि सरकार शायद कांग्रेस की आ जाए फिर से, क्योंकि बीजेपी के पास वहां कोई लीडर नहीं है अभी, मतलब जो पहले हुआ करते थे वो लीडर यहाँ नहीं बीजेपी के पास। इसलिए छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस डोमिनेट कर जाएगी। हो सकता है थोड़ा बहुत मार्जिन कम हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में शायद सरकार बना सकती है। अच्छा, तेलंगाना को शशिकांत जी, तेलंगाना को हम देख रहे हैं कि एक ऐसा राज्य जहां ऐसा लग रहा था कि भाई टीआरएस के बाद, बीआरएस के बाद बीजेपी, हालांकि विधानसभा में कांग्रेस ही दूसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन पब्लिक में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी दिख रही थी पूरे तेलंगाना में। उन्होंने बाकायदे जो नगर निगम का, हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ और पला जितने हिंदुत्व के टॉप गन्स थे, मोदी, अमित शाह, सारे लोग प्रचार करने गए, 45 सीटें भी उन्होंने जीती। तो ऐसा लग रहा था 2 साल पहले कि वो इस बार तेलंगाना फतेह करके मानेंगे, बड़ी लंबी तैयारी थी, लेकिन अचानक बिल्कुल गुब्बारे जैसा मामला पिचक गया वहाँ पे। और जो कांग्रेस कहीं
या ये कहें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की भाषा में कि ना 3 में ना 13 में वो सरकार बनाती नजर आ रही। तो ये जो सैंपल साइज एक तरीके से एक सैंपल है, एक अपने आप में ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता में एक संदेश, अगर तेलंगाना इसी तरीके से जीते, जो एग्जिट पोल है, एक संदेश जाएगा। एक ही अपने आप में मॉडल है कार्यकर्ता के लिए कि भाई आप ये स्टेट भी जीत सकते हो जहां आपका वजूद खत्म हो गया। कांग्रेस 15-16 सीटों से अगर बहुमत की तरफ जा रही है, 4-5 गुना सीटें बढ़ रही हैं। तो क्या इस तरीके का ट्रेंड या इस तरीके की चीजें क्या आगे बढ़ेंगी क्या 2024 की तरफ, शशिकांत जी? देखिए, क्या है कि 2024 का जब तक आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रवाद और रिलीजन को लेकर के अलावा बहुत सारी चीजें नहीं। हालांकि एक बात मैं आपको फिर भी कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस मतलब पूरे देश में कोई लहर जैसी चीज नहीं, मध्य प्रदेश में भी नहीं लहर या कोई ऐसा कि नहीं अब इनको हटाना, ऐसा कुछ नहीं। तो लेकिन आपकी जो 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 पब्लिक, क्या कहना चाहिए, जो आपका परचम लहरा रहा था, जो पब्लिसिटी थी, उसमें बहुत कमी आई है, गिरावट आई है। वो ट्रेंड जो है वो कम हुआ है। लोग कानाफूसी करने लगते हैं, फिर चर्चाएं होने लगती हैं, और फिर वो चर्चाएं जो है वो वोट मतदान की तरफ ले जाती हैं कि नहीं यार अब तो हटाना है। तो जो 24 का चुनाव है, ये 5 राज्य एक ट्रेंड बता देंगे, उसके बाद आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो पब्लिक है, ये पब्लिक यहाँ पर, भारत बहुत खूबसूरत हमारा देश है, यहाँ पब्लिक सबसे ऊपर है। और हम सबके अनुमानों से, अभी भी मैं कह रहा हूँ आपसे कि जितने सर्वे हैं मेरे आपके सबके अनुमानों से उलट रिजल्ट आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और पब्लिक बहुत सही चुनती है, जिसको भी चुनती है। आप बाद में जब एनालिसिस करने बैठते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये गलत नहीं चुना है, ये सही चुना है, ये कभी है आपको लगे। मगर 24 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो गिरावट आ रही है धीरे धीरे वो उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा इस रिजल्ट्स के बाद। ये ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, संजय सोनी जी के पास जाऊंगा। संजय सोनी जी, शशिकांत जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि बीजेपी को अपना टूल्स, हथियार कुछ नए सिरे से उनको धार लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब सिर्फ हिंदुत्व, धर्म, राजनीति, अब ये सब पाकिस्तान, ये सब चलेगा नहीं, क्योंकि उतना सरकारी ये हथियार नहीं रहे। साउथ में तो बिल्कुल नहीं रहे, कल कर्नाटक में औंधे मुगरे और तेलंगाना में भी कहीं पता नहीं चल रहा उनका कहाँ गए। तो साउथ में तो बिल्कुल भूल जाइए। जबकि अभी राघवेंद्र जी कह रहे थे कि 84% वहाँ हिंदू है तेलंगाना में, और वहाँ भी अगर आपका हिंदुत्व कार्ड, ये जो है सारी चीज़ें नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ती चलती दिख रही, तो थोड़ा सा चीज़ें सोचने पर मजबूर करेंगी। मेरा सवाल यही है, चूँकि अब ये मंथन अंतिम चरण में है, कि क्या बीजेपी को अपनी रणनीति, नीति, बहुत सारी चीज़ें बदलनी होंगी अगर ये परिणाम यही जो एग्जिट पोल में है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम को लेकर? संजय जी अनम्यूट करिए। ये तो एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल के बाद जब असली 3 तारीख को जब कल रिजल्ट आएगा तो इससे तय होगा कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। और ये सच बात है कि दिल्ली बीजेपी ने या जितने भी इनके बड़े चाणक्य हैं, इन्होंने रणनीति पे तो काम किया है। और आप देखिए विधानसभा चुनाव में इन्होंने राम मंदिर के पोस्टर पूरे प्रदेश में लगाए। तो ये लगातार रणनीति पे काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है लोकसभा का एजेंडा इन्होंने विधानसभा में तय कर दिया है कि लोकसभा में हमारा एजेंडा क्या होगा, हम किस मुद्दे पे लड़ने जा रहे हैं। उसका मार्फत उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को भी बनाया है। तो इस चुनाव के जरिए वो लोकसभा के अंक गणित को साधने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जो एजेंडा सेट किया, और किसी भी प्रदेश में इन्होंने एक भी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं रखा, ये साफ बताने की प्रयास है इनका कि हमारे कारण सरकार आएगी। यानी अगर जो भी सरकार आएगी, जिस राज्य में भी सरकार आएगी, तो वो मोदी जी के कारण, अमित शाह के कारण, नड्डा जी के कारण ये नाम सामने रहेंगे। और यही नाम आगे 19 में भी चलेंगे, 24 में भी चलेंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि ये एजेंडा इन्होंने सेट कर दिया है। और आप देखिए लगातार इस पे काम हो रहा है और एजेंडे बदल जाते हैं। आपको याद होगा कि इनका तो ये तरीका ही है, इनकी रणनीति कि एक विधानसभा चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव में लग जाते हैं। तो इनका एजेंडे पे तो काम लगातार चल रहा है। और मैं समझता हूं कि हिंदुत्व का एजेंडा इनका साफ है।
2024 का चुनाव लोकसभा का हिंदुत्व के एजेंडे पे, राम मंदिर के एजेंडे पे लड़ा जाएगा। ठीक बात है। राघवेंद्र राजू, मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि आप बिल्कुल उस इलाके से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, जहां ये प्रयोगशाला है हिंदुत्व के एजेंडे की। पहले गुजरात थी, पहले सबसे पहले मध्य प्रदेश थी, फिर गुजरात हुई, आरएसएस और हिंदुत्व की प्रयोगशाला, और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश अब बहुत बड़ी प्रयोगशाला, बल्कि ऑटोमेटिक प्रयोगशाला हो गई। और उत्तर प्रदेश से ही हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा, मैं योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा मानता हूं। अगर हिंदुत्व के मुतालिक बात करें, हिंदुत्व की तुलना करें, तो योगी आदित्यनाथ से बड़ा हिंदुत्व का चेहरा है नहीं। उन्होंने भी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बहुत सारी सभाएं की और लगभग नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बराबर ही सभाएं की, और योगी की स्वीकार्यता भी बहुत ज़बरदस्त है। संजय सोनी ने कहा कि भाई इन चुनावों में, चाहे राजस्थान में हो दंगा, कन्हैयालाल की हत्या, आतंकवाद, तुष्टीकरण, ये मुद्दे रहे, यहाँ भी उन्होंने कहा कि राम मंदिर की तस्वीरें जो लगाई, लगातार न्योता देते रहे कि आइए दर्शन करिए चुनावी सभाओं में, ये सब बातें करते रहे, भ्रष्टाचार और बीच बीच में इस तरह हमले करते, लेकिन एजेंडा क्लियर है। ये संजय जी कह रहे हैं कि भाई इसके बाद वो यही संकेत थे कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, कोई किसी राज्य में कोई चेहरा उन्होंने रखा नहीं, और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो जीतते हैं तो क्रेडिट मोदी को, और मोदी का कद और बढ़ेगा या उनका ब्रांड मोदी और मजबूत होगा। मैं इसके उलट सोचता हूं कि इन 5 राज्यों के चुनाव में अगर एक भी राज्य बीजेपी के हाथ नहीं लगता तो फिर क्या कहेंगे, नेतृत्व क्या कहेगा? फिर क्या एक क्षेत्रीय छत्रप को पकड़ेगा कि भैया शिवराज तुम आओ आगे, अब सारे हमको क्षेत्रीय छत्रप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे? हो भी सकता है, हम ऐसा देखे भी कि अगर इस तरह के कुछ परिणाम आ गए तो हो सकता है कि क्षेत्रीय छत्रप रमन सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मुझे मत से नजर आए कि नहीं ये मतदाताओं का बहुत आभार हो और बहुत कहीं चूक रह गई, हो सकता है ऐसा हो। राघवेंद्र राजू, ये किस तरह देखते हैं आप इसको? जी, कुछ तो घटनाएं आपके सामने ही है, ऐसे एग्जैक्ट जो दिखा रहे हैं। मैं ज्यादा उसमें ना जाते हुए आपको कहूं, जब भारत विश्व कप हो रहा था और विश्व कप में सारे जितने भी हमारे मीडिया के लोग थे सब दिखा रहे थे कि इंडिया की टीम जीती। यही स्थिति बंगाल में भी थी, लेकिन बहन जी जो वहां ममता बनर्जी थी वो कहती थी खेला होगा तो खेला होगा। तो ये स्थितियां जो आपको दिख रही हैं, हो सकता है जैसे अभी त्रिवेदी जी ने कहा कि सही माने में कि हमको जो सरकार है उसको सारे जो हमारे पैनलिस्ट हैं, सारे लोग जो दिखा रहे हैं, उन सर्वे में भी इस बात तो दिखाई दे रही है कि मुकाबला जो है वो कांटे का है। अब ये बात अलग है कि जो हिंदुत्व का कार्ड है, ये पूरे 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आगे रखा। उनके पास एक ही चेहरा समझ में आया। लेकिन दुर्गेंद्र जी, आप जो स्थितियां देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से लोकप्रियता है, और वो सिर्फ इसलिए थी कि लाइन ऑर्डर को लेकर, लेकिन नूह की घटना हुई, इसके बाद कैथल में जो महापुरुषों के नाम पर राजनीति बड़े स्तर पर हुई, ये भी एक ध्रुवीकरण हुआ है। सवर्ण जो मतदाता है वो बहुत नाराज रहा। कभी कोई नेता जो है वो रामायण पर अपनी टिप्पणी कर देता है, कभी अपने हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी कर देता है। जो बीजेपी का सबसे उससे जुड़ा हुआ है, तो उसमें ये निश्चित तौर पर है कि सवर्ण समाज को भी आप हार नहीं सकते। ये बात अलग है, कुर्सी पाने और चूहा के रंग बदलने का अपना समीकरण बनाने का खेल है। राघवेंद्र राजू, ये मुद्दा चलेगा कि नहीं, वो तो बहुत सारे कारण है, मंडल है, कमंडल है, बहुत सारी चीजें। ये मुद्दा जो बता रहे हैं संजय सोनी की, भाई उन्होंने क्लियर कर दिया कि हिंदुत्व के मुद्दे पर 24 लड़ेंगे, और लेकिन 5 राज्यों में अगर हार गए वो, या एक ही राज्य जीत पाए, तब क्या करेंगे? फिर मोदी के चेहरे को कैसे डिफेंड करेंगे और हिंदुत्व को कैसे डिफेंड करेंगे फिर? लेकिन आपने देखा हो दुर्गेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और जो जातिगत समीकरण बन रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया कि एम बाई के मतलब वो केवल मुस्लिम और यादव समीकरण बना रहे हैं। तो वो समीकरण में ये निश्चित तौर पर है कि जैसे अभी कुछ दिनों में चर्चा में आएगी पीस पार्टी को बीजेपी लाना चाहती, तो जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, इसमें अगर ये छोटे छोटे से दल जो बीजेपी के साथ सहयोगी दल हैं, वो जो आरक्षण को लेकर के और तमाम जातीय जनगणना को लेकर के बीजेपी पे हो सकता है कि कभी बीच में
अभी वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका जो समाज है मैं देखता हूँ ठीक है। बहुत सारे इन दलों के नेताओं के साथ में जुड़ा रहा। ये जातिगत जो जनगणना है और तमाम जो मंडल वाली बातें भी ये सामने आएंगी, तो उसमें ये राम वाला जो मंदिर वाला मुद्दा है, ये बीजेपी के लिए ही तरीके से बहुत बड़ा कार्ड है कि वो राम मंदिर के मुद्दे को, कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को, काशी के मुद्दे को, और योगी आदित्यनाथ के हो सकता उत्तर प्रदेश में एक बड़े चेहरे को ला करके और लाइन ऑर्डर की बात को भी सामने रख करके वो हिंदुत्व राष्ट्र। ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है राघवेंद्र जी, मैं अंतिम टिप्पणी के लिए त्रिवेदी जी के पास जाऊंगा। त्रिवेदी जी, अंतिम टिप्पणी हो, मेरा सवाल ये जहन में रखिए कि इन चुनाव के नतीजे जो भी हों, हम आप कुछ भी कहें, 3 तारीख को सब साफ हो जाएगा, इससे क्या 24 पर कोई असर पड़ेगा क्या, बहुत संक्षिप्त में? आपने अभी एक अच्छा प्रश्न किया कि अगर 5 राज्य हार गए तो क्या होगा। तो 5 राज्य हार गए तो 16 और 5 21 राज्य हार जाएंगे, तो फिर आपका नया ट्रेंड सेट हो जाएगा। अभी शायद भारतीय जनता पार्टी 16 राज्यों में नहीं है, 5 और हार जाएंगे तो आपकी संख्या बढ़ जाएगी। तो फिर वो उनको डिसाइड करना है कि आगे वो क्या करेंगे, फिर आपका मुद्दा क्या रहेगा वो आप जानिए, पब्लिक उस हिसाब से डिसाइड करिए। एक माहौल बीजेपी के लिए चुनौतियां रहेंगी, ये कह रहे हैं आप, अगर ऐसा हुआ? देखिए, कांग्रेस की जो नीतियां थी बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने, मैंने कहा ना पहले कभी आपकी मीटिंग में कि फीडबैक मैकेनिज्म है नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा तय सब कर रही है, लेकिन जो लड़का 20 साल का है, जैसे मोबाइल का खर्चा चाहिए, अपनी बाइक का खर्च चाहिए, पेट्रोल का खर्च चाहिए, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका एजेंडा है, राष्ट्रवाद एजेंडा है, आपका चेहरा एजेंडा है, आपकी पगड़ी एजेंडा, व्हाटएवर। तो क्या वो युवा आपके उस एजेंडे पर कुछ काम वो आपको आकर्षित हो रहा है क्या? इसका कोई फीडबैक मैकेनिज्म है क्या आपके पास? यूपीए की मैं कहता हूँ ना, इसकी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन फीडबैक बहुत शुक्रिया त्रिवेदी जी, अब समय इजाजत नहीं देता। बहुत धन्यवाद संजय सोनी, बहुत धन्यवाद राघवेंद्र राजू।